हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड शुभम एंड आप देख रहे हैं स्टडी पाठशाला। और आज फिर से मैं आपसे अपील करूंगा कि मास्क पहने, अपनी सेफ्टी के लिए भी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी। तो आज हमने हमारे एसएसटी में भी एंट्री मार दी है हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या होता है हमें मालूम है। हमारे इंडिया में भी रिवॉल्यूशन हुआ था। जो ब्रिटिशर्स थे उनको बाहर निकालने के लिए क्रांति की गई थी। हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो गलत काम हो रहे थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो वही कुछ प्रोसेस है जिसमें जो फ्रांस के लोग थे उनको पसंद नहीं आया वहाँ की गवर्नमेंट से, और उन्होंने उस गवर्नमेंट को पूरी तरह हटा दिया। माने कि उन्होंने मोनार्की को डेमोक्रेसी में चेंज कर दिया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हैं। हमारी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, उसमें शुरुआत में कुछ 3 पैरा दिए हैं। बेसिकली उसमें हमें बताया गया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, कुछ झगड़े वगैरह हुए थे। तो उसमें हम देख लेते हैं, देखिए क्या होता है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। मतलब 14 जुलाई 1789 की सुबह को जो पेरिस की सिटी है वो स्टेट ऑफ अलार्म में आ गई। मतलब वहाँ पे चेतावनी दे दी गई। स्टेट ऑफ अलार्म मतलब चेतावनी की स्थिति में आ गई, लोग इधर उधर भागने लगे। देखिए 14 जुलाई 1789 यही डेट है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसलिए मैंने इसको रेड मार्कर से हाईलाइटेड किया है। तो आप याद रखिएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, 14 जुलाई 1789। तो जो इस डेट की जो सुबह है उसमें जो पेरिस की सिटी है वो स्टेट ऑफ अलार्म में आ गई, मतलब चेतावनी की स्थिति में आ गई। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। मतलब जो किंग है उसने अपने ट्रूप्स, मतलब अपनी जो पलटन थी, सेना थी, उसको कमांड दे दिया कि सिटी में आप लोग चले जाइए। देखिए अफवाह ऐसी फैली थी कि जो किंग है वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देने वाले हैं कि सिटीजन पे गोली चला दें। तो ये अफवाह फैली थी, तो लोगों ने सोचा ये सच में हो रहा है। तो उन्होंने कुछ 7000 मैन एंड वीमेन इकट्ठा हुए, और जो टाउन हॉल है उसमें उन्होंने एक पीपल मिलिट्री, मतलब अपनी एक आर्मी फॉर्म कर ली। टाउन हॉल में एक हॉल टाइप था, उसमें कुछ लोग आए, मतलब 7000 मैन एंड वीमेन आए, आदमी और औरतें आई। उन्होंने अपनी पीपल मिलिट्री, मतलब आपस में ही मिलकर उन्होंने एक आर्मी फॉर्म कर ली, और उन्होंने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उनको तोड़ डाला। बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उनको तोड़ डाला हथियारों की तलाश में। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison the Bastille. और फाइनली जो कुछ 100 लोगों का ग्रुप था वो जो सिटी के ईस्टर्न पार्ट की तरफ गए, और उन्होंने जो फोर्ट्रेस प्रिजन थी बेस्टाइल उसको तोड़ दिया। देखिए फोर्ट्रेस प्रिजन, फोर्ट्रेस माने जो किला था और प्रिजन माने जेल, मतलब जो किले की जेल थी जिसका नाम था बेस्टाइल। याद रखिएगा कि जो जेल थी वो क्या थी, उसका नाम था बेस्टाइल। तो लोगों ने बेस्टाइल को पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने ये सोचा था कि उन्हें वहाँ पर एमिनेशन मिल जाएंगे, मतलब गोली वगैरह और हथियार मिल जाएंगे। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड। मतलब ये जो झड़प हुई, जो बेस्टाइल तोड़ दी गई, स्टॉर्म कर दी गई, उसमें ये सब धक्का मुक्की मार धाड़ में जो बेस्टाइल का कमांडर था वो मारा गया। एंड द प्रिजनर रिलीज्ड थ्रू देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। और जो कैदी थे उस जेल के उनको रिहा कर दिया गया, जबकि वो 7 ही थे, मतलब 7 कैदियों को उस जेल में से रिहा कर दिया गया क्योंकि वो टूट चुकी थी। येट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। देखिए लोग बेस्टाइल को, ये जेल थी, हमें मालूम है हमारी इंडिया में भी बहुत सारी जेल है, मगर हम उनको इतनी बुरी तरह हेट नहीं करते हैं। तो वहाँ की जो फ्रांस के जो लोग थे वो उस बेस्टाइल को इसलिए बहुत बुरी तरह हेट करते थे, उन्होंने तोड़ डाला इसलिए इतनी बुरी तरह हेट करते थे क्योंकि वो जो राजा था उसकी डेस्पोटिक पावर, मतलब बुरी शक्तियों को दर्शाता। बुरी शक्ति मतलब वो जेल को ऐसे समझिए आप कि लोग जेल को ऐसे समझते थे कि जो राजा, अगर हम उस राजा की बात नहीं मानेंगे तो वो हमें जेल में डाल देगा। तो ये उसकी गलत शक्तियों को दर्शाती थी, इसलिए लोगों ने जो बेस्टाइल थी उसको तोड़ दिया। आगे देखते हैं पैराग्राफ। अब द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट्स। तो अभी हमने देखा जो बेस्टाइल थी उसको लोगों ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ फोड़ दिया बिल्कुल। और जो उसके जो स्टोन फ्रेगरेंस थे, मतलब जो पत्थर के टुकड़े थे, उनको लोगों ने मार्केट में बेच दिया। किसके लिए? ताकि ऐसे हमने जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो फ़ोटो खींच के लाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हमें याद बनी रहे। तो लोगों ने जो फोर्ट्रेस थी, मतलब जो महल था और जो जेल थी, उसको बेस्टाइल, मतलब जेल मतलब बेस्टाइल, उसको तोड़ दिया और उसके जो पत्थर थे वो मार्केट में बेच दिए ताकि लोग उसको यादगार रख सकें कि हाँ हमने उसको प्रिजन को तोड़ दिया था।
उसके बाद द डेज दैट फॉलोज सो मोर रेटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। मतलब अब देखिए ये सब कितने लड़ाई दंगे हुए, उन्होंने जेल को तोड़ दिया पूरा, ठीक है। तो ये सब लड़ाई दंगे हुए, तो इसके बाद जो दिन बीतते गए वो तो दिन और ख़राब होते गए। देखिए हमारे इंडिया में अभी मालूम है ये पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा है, तो जो पेंडेमिक को कंट्रोल करने वाला डिपार्टमेंट अलग है और जो हमारे खाने पीने का ख्याल रखने वाला डिपार्टमेंट अलग है। तो उस समय में पेरिस फ्रांस में ऐसा कुछ नहीं था, तो जो राजा महाराजा होते थे वही सब कुछ कंट्रोल करते थे। तो देखिए राजा महाराजा को तोड़ दिया, तो अब ये सब तो अलग दंगे फसाद में हो गए, तो जब जो खाने पीने का सिचुएशन है वो कौन संभालेगा। तो इसी हालत में जो दिन थे बढ़ते हुए वो और बद से बदतर होते गए, और कुछ लोग थे वो हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे। मतलब वहाँ पे ब्रेड आप समझिए, यहाँ पर रोटी से आप समझिए, तो जो रोटी थी उसके हाई प्राइसेस होते गए, आटे के हाई प्राइसेस होते गए, तो उसको लेके कुछ लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो हमने देखा दंगे फसाद पूरी तरीके से वहाँ पर दुख ही दुख है फ्रांस में इस समय पे। तो हम देखेंगे कि कैसे और क्यों ये सब हो रहा है। तो आगे देखते हैं कि ये सब जो सिचुएशन है इतनी ख़राब ये कैसे हुई और क्यों हुई, तो देखते हैं आगे। अभी हमने देखा ये सब हुआ। अब फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, मतलब फ्रेंच की सोसाइटी 18th सेंचुरी से पहले तक की। देखिए इन 1774 लुई 16 ऑफ बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। मतलब 1774 मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ से पहले की बात है, हमें पता। जो लुई 16 था बॉर्बन फैमिली का, जो कि देखिए पहले क्या चलता था, राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता था जिसे हम मोनार्की बोलते थे। तो जो फ्रांस था उस पर जो बर्बन फैमिली राज कर रही थी, तो उसमें क्या होता है बेटे का बेटा ऐसी राजा बनता जाता है। तो बॉर्बन फैमिली जो राजाओं की थी उसका अब जो नेक्स्ट राजा था वो लुई 16 को बना दिया गया था। लुई 16 ऑफ बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ द फ्रांस, मतलब जो लुई 16 है उसको फ्रांस का थ्रोन मतलब ताज पहना दिया गया था, उसको राजा बना दिया गया था। ही वॉज 20 years ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी। जब वो 20 साल का था तभी उसकी शादी हो गई थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रेलियन नहीं ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी, मतलब उसकी शादी हो गई एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी से। अपॉन हिज एसेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, मतलब एसेशन का आप मतलब समझिए ऐसे जब उसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, जब उसका मतलब उसको जब राजा बनाया गया तो नए राजा ने क्या देखा, मतलब लुई 16 ने क्या देखा कि जो ट्रेजर है मतलब जो खजाना वो पूरा खाली पड़ा है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस, मतलब जो फ्रांस था वो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता रहता था, जिससे जो फ्रांस की जो रिसोर्सेज थे मतलब जो सुविधाएं थी फाइनेंशियल सुविधा वो खत्म होती जा रही थी। अब अंडर द लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, मतलब लुई 16 के अंदर जब वो राज करता था तो जो फ्रांस था वो उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज, देखिए कॉलोनीज समझिए दूसरे देश ने किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लिया है तो वो उसको कॉलोनी बना लेता है, ठीक है। तो जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, मतलब अमेरिका जो कंट्री है उसके अंदर जो 13 कॉलोनीज थी उसको इंडिपेंडेंस दिया था कॉमन एनिमी ब्रिटेन से, मतलब ब्रिटेन ने अमेरिका पे कब्जा कर लिया था तो फ्रांस ने ब्रिटेन को भगाया था, ठीक है। तो ये लड़ाई जो इसमें जो लड़ाई हुई, द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लीवर टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू $2 billion लीवर्स। देखिए जब लड़ाई हुई तो हमें मालूम है लड़ाई से फ़ायदा तो होता नहीं है, नुकसान ही होता है ज़्यादातर को। तो जब लड़ाई हुई तो उसमें जो $1 billion लीवर मतलब 1 बिलियन लीवर, देखिए लीवर क्या था उस समय की फ्रांस की करेंसी थी, तो 1 बिलियन लीवर का फ्रांस पे कर्जा आ गया था, उसने कर्जा ले लिया था और धीरे धीरे वो बढ़ता गया, 2 बिलियन लीवर्स हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया। लैंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब जो लैंडर्स थे मतलब जिन जमींदारों ने या फिर आप ऐसे समझिए जिन लोगों ने फ्रांस को कर्जा दिया था इस 10 बिलियन लीवर्स का, अब वो जो ब्याज है जो इंटरेस्ट है उसको लगाना शुरू कर दिया था, ब्याज लगाना शुरू कर दिया था, मतलब पैसे बढ़ाना शुरू कर दिया था। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज एन आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स। अब देखिए कर्जा तो पहले हो चुका है, तो जो फ्रांस था उसको जो रेगुलर मतलब उसकी आर्मी थी तो उनको भी उसको पे करना पड़ेगा, जो कोर्ट था उसको भी पे करना पड़ेगा, और जो रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस थे जो एम्प्लॉयज़ थे गवर्नमेंट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनको भी उसे पैसा देना पड़ेगा। तो पहले इतना कर्जा है तो कंट्री के पास इतना पैसा नहीं था, तो क्या किया जो स्टेट था मतलब जो कंट्री थी उसको जो टैक्स बढ़ाना पड़ा। आगे देखते हैं क्या है।
अब जो हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट्स। देखिए फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे? क्लर्गी। क्लर्गी कौन होते थे? द ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व इन चर्च मैटर, मतलब जो चर्च के मैटर्स में इन्वॉल्व होते थे, तो चर्च के जो एम्प्लॉयज होते थे उनको हम क्लर्गी के रूप में लेते थे। सेकंड स्टेट जो कि थी नोबिलिटी। नोबिलिटी कौन होते थे? पर्सन हु हैव हाई, सॉरी 2 बार हाई लिख गया, द पर्सन हु हैव हाई रैंक्स इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऐसे पर्सन जिनकी जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट में हाई पोस्ट है उनको हम नोबिलिटी कहते थे। और जो थर्ड स्टेट्स थे उनमें कौन कौन आते थे? जो हमारे बिग बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट्स हैं, कोर्ट के ऑफिशियल्स हैं, लॉयर हैं, हमारे किसान हैं, पीजेंट्स, आर्टिजन्स हैं, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स, मतलब ऐसी लेबर जिनके पास ज़मीन नहीं है, और जो सर्वेंट्स हैं वो सब लोग थर्ड स्टेट्स में आते थे। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, बेसिकली यहाँ फिर भी यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये 2 स्टेट्स जो थे इनको जो है पूरा राइट था, मतलब ये पूरे मज़े से ज़िंदगी जी सकते थे। और ये अकेला यही जो स्टेट्स था, थर्ड स्टेट्स, इन पे कुछ भी राइट्स नहीं थे, ये ना वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते थे, मतलब इनको पूरी तरीके से आज़ादी नहीं थी, वहाँ पर इंडिपेंडेंस नहीं थी। अब देखते हैं यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं कुछ। फर्स्ट 2 स्टेट्स वर exempted from paying taxes, they enjoyed privileges by birth, nobility classes are also enjoy feudal privileges। मैंने अभी बताया जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे उनको टैक्स भी पे नहीं करना था, मतलब वो उनको टैक्स नहीं पे करना था। दे एंजॉय प्रिविलेजेस, मतलब जितनी भी ऐशो आराम थे वो सब एंजॉय कर सकते थे, जितनी भी सर्विसेज थी वो सब वो एंजॉय कर सकते थे अपनी बर्थ से। मतलब ऐसे समझिए कोई क्लर्गी है, कोई क्लर्गी जो कपल है, फैमिली है, उसमें कोई बच्चा जन्म लिया तो वो क्लर्गी कहलाएगा, ऐसा नहीं है वो यो नोबिलिटी उसमें, सॉरी हाँ नोबिलिटी में आ जाएगा। जो क्लर्गी है वो क्लर्गी में ही रहेगा, तो उनको बाय बर्थ ये सब जो राइट्स थे वो मिलते थे। नोबिलिटी क्लासेस आर ऑल्सो एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेज, मतलब जो नोबिलिटीज थे ये भी पूरा ये सब ऐशो आराम एंजॉय करते थे, सभी सर्विसेज एंजॉय करते थे। ओनली द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, ओनली जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, हमारे जो मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, पीजेंट्स थे, इन्हीं को ही केवल टैक्स पे करना पड़ता था, इन्हें कोई भी अच्छी सुविधा नहीं थी। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं आगे। कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे, देखिए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेले एंड ऑल्सो नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस which were charged on articles of everyday consumption like salt और tobacco। देखिए कुछ जो टैक्सेस थे उनके कुछ नाम और हैं हमारे पास, वो देख लेते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स था जिसका नाम था टेले, जो कि थर्ड स्टेट पे डायरेक्टली लगाया जाता था, उन्हें डायरेक्टली ऐसे टैक्स पे करना पड़ता था। और जो सॉल्ट था, मतलब नमक, और जो टबैको वो लोग खाते थे उस पर भी कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो कुल मिला के जो थर्ड स्टेट था उन पर बहुत सारा अत्याचार किया जा रहा था, उन पर टैक्स लगाए जा रहे थे। अ टैक्स कॉल्ड टीथिस, एक और टैक्स था जिसका नाम था टीथिस, वॉज ऑल्सो कलेक्टेड बाई द चर्च फ्रॉम द पीजेंट्स, मतलब जो चर्च थी वो एक टैक्स लगाती थी किसानों पर जिसका नाम था टीथिस, तो वो किसानों को पे करना पड़ता था। और थर्ड पॉइंट है हमारा, क्लर्गी एंड नोबिलिटी वर 10% ऑफ द पॉपुलेशन बट पोजेस्ड 60% ऑफ लैंड्स, मतलब जो क्लर्गी थे, देखिए जो फ्रांस की जो टोटल पॉपुलेशन 100% थी, जिसमें से केवल 10% थे हमारे जो नोबिलिटी थे और क्लर्गी थे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट की जो जितनी भी जनता थी केवल 10% थी, बाकी के जो 90% थी हमारी, वो हमारी थर्ड स्टेट्स थी, मतलब बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, फार्मर एटसेट्रा, वो 90% थी, ठीक है। 90% ये लोग थे और बाकी के 10% वो दोनों स्टेट्स थे। और जबकि ये जो बड़ी स्टेट्स थी इनके पास 60% ऑफ लैंड था, मतलब पूरे लैंड का 60% ये रखते थे और ये बेचारे केवल 40% रखते थे। बताइए, देखिए ये जनसंख्या में कम है तो इतनी ज़्यादा रख रहे हैं, और ये जनसंख्या में कितने ज़्यादा है तब ये कितना कम रख रहे हैं। तो पूरी तरीके से अत्याचार ही अत्याचार था थर्ड स्टेट्स पे। अब आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अब हम देखेंगे स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब जो हमारे फ्रांस के जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था जीने के लिए। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। देखिए जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से 28 मिलियन बहुत जल्दी से बढ़ी। जो 23 मिलियन थी वो 1715 में थी और जो 28 मिलियन
1789 में बढ़ गई। तो बहुत ही जल्दी जो है पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट हमें दिखाई दिया। दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स, हाउएवर द प्रोडक्शन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड विच अल्टीमेटली इंक्रीज द प्राइसेज ऑफ द फूड ग्रेन। मतलब ये जो पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ, अभी हमें मालूम है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो वो कुछ खाएगी पिएगी भी, तो जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हुई तो जो फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और जो प्रोडक्शन था वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरह नहीं हो रहा था, मतलब खेती इतनी अच्छी तरह थी नहीं और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी विद द डिमांड विच अल्टीमेटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन। जिसने क्या किया, जो फूड ग्रेन की प्राइसेस थी उन्हें बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। मोस्ट वर्कर works as laborer in the workshop, they did not and they did not see increase in their wages। मतलब जो वर्कर्स थे, जो लेबर थी, जो वर्कशॉप में वर्क करती थी, उनका भी जो तनख्वाह थी वो बढ़त में नहीं आ रही थी, मतलब बढ़ नहीं रही थी, उनकी जो वेज थी वो कम ही होती आ रही थी, या जितनी थी उतनी ही थी, जितनी है उतनी ही थी, सॉरी। सिचुएशन बिकम मोर वर्स वेन एवर ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। सिचुएशन इतनी बद से बदतर तब हो जाती थी जब सूखा पड़ जाता था या ओले गिर जाते थे फसल पर। दिस लीड टू द स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और सब्सटेंस क्राइसिस विच स्टार्ट अकरिंग फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग ओल्ड रिगाइम। जिससे क्या होता था, जो फूड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती थी, या जिसे हम सब्सटेंस क्राइसिस भी बोलते हैं। देखिए सब्सटेंस क्राइसिस क्या होता है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर। मतलब ऐसी सिचुएशन जो जीने का मेन माध्यम है वही बिल्कुल ख़त्म होने पर आ जाए, उस सिचुएशन को हम कहते हैं सब्सटेंस क्राइसिस। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन आती थी कि जो जीने का जो मेन साधन था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। जो अब ये कब होता था, मतलब ऐसी जो दिक्कतें थी वो कब होती थी, ओल्ड रेगाइम। देखिए ओल्ड रेगाइम, ये टर्म आप याद रखिएगा, ये हम कब यूज़ करेंगे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 14 जुलाई 1789। मतलब ये जो ईयर है 1789, इससे पहले की जब हम बात करेंगे, तो हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं ओल्ड रेगाइम। मतलब 1789 रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने से पहले ये सिचुएशन आती थी, फूड की कमी वगैरह ये सब जो होता था। आगे देखते हैं हमारे पास क्या। अब ग्रोइंग मिडिल क्लास। देखिए इससे पहले भी हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को जो थे स्टेट, उनको पूरा राइट था, जितने भी प्रिविलेजेस थे सब उन्हीं को मिल रहे थे, जितनी भी फैसिलिटीज़ थी सब वो लोग ले रहे थे। और जो थर्ड स्टेट था अकेले उनको सारे टैक्स पे करने पड़ रहे थे और उन्हीं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। अब देखिए वही जो थर्ड स्टेट है जिसमें हमारे बिजनेसमैन, लॉयर वगैरह हैं, वो अब उभर के आए, उनको मिडिल क्लास का नाम दिया गया। देखिए ये बिजनेसमैन हम और आप में, तो हम मिडिल क्लास में आते हैं, बिजनेसमैन हैं, फार्मर हैं, पीजेंट्स हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, एट्सेट्रा, तो ये सब मिडिल क्लास में आते हैं। तो अब वो पढ़े लिखे थे तो वो अब उभर कर आए थर्ड स्टेट। तो अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या करा। In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity, but they lacked the means of programs to carry out full-scale measures। देखिए पहले के समय में जो peasants थे वो और workers थे, वो जो revolts हो रही थी इंक्रीज टैक्सेस और फूड स्कैर्सिटी के लेकर, मतलब लड़ाइयाँ जो हो रही थी उनका विद्रोह कर रहे थे, तो ये लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे थे पीजेंट वर्कर, मगर उन पर वो प्रॉपर जो होता है मीन्स एंड प्रोग्राम्स, मतलब उन पर प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी, या वो प्रॉपर आइडिया से नहीं चल रहे थे। अब हमारे इंडिया में हुआ था तो गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे, सत्याग्रह चलाए थे, तो इसी वजह से जो मूवमेंट है वो अच्छी तरह चल पाया, जो रिवॉल्यूशन हुआ वो बहुत अच्छी तरह हुआ। मगर यहाँ पर जो थे वो लोग अच्छी तरह नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन पर आइडियाज़ अच्छे नहीं थे। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earn their wealth through overseas trade from manufacturing good and profession। देखिए 18th सेंचुरी गवाह करती है, मतलब 18th सेंचुरी में जो मिडिल क्लास है हमारा, मतलब जो थर्ड स्टेट है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह जो वेल्थ है, मतलब जो पैसा है वो अच्छी तरह कमा लिया। जो एजुकेशन है, क्योंकि वो लॉयर थे, वहाँ पे डॉक्टर थे, तो एजुकेशन उनकी पहले से बहुत अच्छी थी, और उन्होंने ट्रेड करा ओवरसीज, मतलब बाहर की कंट्रियों में जो अपना गुड्स था उनको सेंड करा, ट्रेड करा अच्छी तरह, और जो गुड्स थे उनको मैन्युफैक्चर करा अपने ही एरिया में, जिससे उनकी जो वेल्थ है और जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव हुई। दिस क्लास वॉज एजुकेटेड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाई बर्थ। ये जो थे एजुकेटेड थे, अभी बताया, ये एजुकेटेड थे और ये नहीं चाहते थे कि जो ये सोसाइटी में चल रहा है, ये बर्थ के जो पैदा हुआ है जो बच्चा, वो नोबिलिटी में होगा तो वो नोबल कहलाएगा, जो क्लर्की फैमिली में होगा वो क्लर्की कहलाएगा। तो ऐसा जो बाई बर्थ प्रिविलेजेस मिल रहे थे, ऐसा उन्होंने ख़त्म करने की सोची। उन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो अपनी ही मेहनत से, अपनी एजुकेशन से ही उसको प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, अपनी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मतलब जितना वो पढ़ा होगा उसी के अनुसार उसे
जो है प्रिविलेजेस जो राइट हैं वो दिए जाएंगे। दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज पुट फॉरवर्ड बाय द वेरियस फिलोसोफर एंड बिकम अ मैटर ऑफ टॉक इंटेंसिवली फॉर दीज क्लासेस सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेस। देखिए ये जो सब मूवमेंट्स हो रहे थे ये सब चर्चा में आ गए। जो कॉफ़ी हैं, जो सैलून है, सब में हर एक जगह जो है इसी मूवमेंट की बातें होने लगी, रिवॉल्यूशन की बातें होने लगी कि जो मिडिल क्लास है वो उभर के आ रहा है, अपनी जो उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको वो हटा रहा है। तो ये सब बातें पूरे जो सैलून है, कॉफ़ी हाउसेज हैं और जो न्यूज़पेपर और बुक्स में ये सब छपने लगी और लोगों को पूरे जो कंट्री है उसमें फैलने लगी। धीरे धीरे लोग इसे पढ़ने भी लगे। The American Constitution and its guarantee of individual rights was an example for political thinker in France। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि जो फ्रांस है उसने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को आज़ादी दिलाई थी ब्रिटिशर से। तो अब अमेरिका भी इंडिपेंडेंट हो गया और अमेरिका ने क्या करा कि उन्होंने अपनी एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करा, प्रॉपर हर एक जो वहाँ पर पर्सन था उसे अपने एक अधिकार दिए, मतलब वहाँ पर पूर्ण अधिकार दिए गए लोगों को। तो जो फ्रांस ने उसको आज़ादी दिलाई, मगर फ्रांस में क्या है कि सब अच्छी तरह नहीं चल रहा है और अमेरिका में अच्छी तरह चल रहा है। तो फ्रांस के जो पॉलिटिकल मतलब जो राजनीतिक लोग थे, मतलब जो भी राजा वगैरह थे या जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुए। मतलब उन्होंने देखा कि देखिए अमेरिका कितनी अच्छी तरह चल रहा है और फ्रांस में ये दिक्कतें हो रही हैं, तो उससे ये लोग बहुत इंस्पायर हुए। अब आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब जो हमारे फिलोसफर्स थे उनका कंट्रीब्यूशन है रिवॉल्यूशन में, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, अपना कंट्रीब्यूशन क्या क्या दिया रिवॉल्यूशन में, जिससे जो थर्ड स्टेट है उसे फ्रीडम मिल पाए अपने टैक्सेस से और अपने अत्याचारों से। देखिए फिलोसफर्स ने हमारे यहाँ बुक में, हमें टेक्स्ट बुक में 3 फिलोसफर्स दिए हैं जिनका नाम है जॉन लोके, जीन जैकिस रोस्यू एंड मोंटेस्क्यू। इन तीनों ने, हमारे तीनों सज्जन हैं, तीनों ने बुक्स लिखी जिनमें उन्होंने फ्रेंच की परेशानियां और आइडियाज़ के बारे में लिखा, जिससे वहाँ के लोग और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। देखिए क्या है, जो जॉन लोकी उन्होंने बुक लिखी जिसका नाम है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये आप बुक्स के नेम और जो राइटर हैं उनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आ ही जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है कि उसके बारे में क्या क्या लिखा है, तो आप बता दीजिएगा या लिख दीजिएगा। जॉन लोके जिन्होंने बुक लिखी थी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो मोनार्की है, मतलब जो राजा महाराजा वाला सिस्टम होता है, उसका जो उसमें उन्होंने उसको गलत बताया था पूरी तरीके से, और जो उसकी पावर है, जो मोनार्की के पास अकेली पावर होती है, उसको उन्होंने गलत बताया था अपनी इस बुक में 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में। देन जीन जैकिस रोस्यू, इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इन्होंने बताया था कि जो सोशल, जिसमें जो पीपल है, मतलब जो फ्रांस की कॉमन जनता है, कॉमन पीपल हैं वो, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब जो खड़े होते हैं चुनाव में, जैसे हमारे इंडिया में भी खड़े होते हैं प्रत्याशी, उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोशल बॉन्डिंग, एक दूसरे की बातों का समझना, ये सब उसके बारे में इन्होंने बताया था जीन जैकिस रोस्यू ने अपनी बुक में, जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देन हमारे मोंटेस्क्यू, उन्होंने बुक लिखी था द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में भी चलता है द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये हमारे सिस्टम हमारे इंडिया में भी चलता है। इसमें इन्होंने बताया था मोंटेस्क्यू ने कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो डिवीजन है पावर का, ऐसे होना चाहिए। देखिए लेजिस्लेचर जो हमारे इंडिया में होता है विधानसभा वगैरह, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है जैसे कि जज वगैरह जो होती हैं, इस तरीके से जो पावर का डिवीजन है वो होना चाहिए। ये उन्होंने अपनी बुक में बताया था द स्पिरिट ऑफ लॉज में। आगे देखते हैं। अब आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब अब देखिए रेवोल्यूशन का एकदम ब्लास्ट होगा, एकदम विस्फोट होगा। आउटब्रेक का मतलब ऐसा समझिए आप, विस्फोट या विनाश, ऐसा कुछ होता है आउटब्रेक का मतलब। तो मतलब इसमें आप ऐसे समझिए रिवॉल्यूशन यहाँ बहुत ही तेजी से हुआ या बहुत एकदम धमाके के साथ यहाँ पर रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। देखिए शुरुआत में हमने देखे 3 पैराग्राफ देखे थे चैप्टर की शुरुआत में, जिसमें हमें रिवॉल्यूशन की जो झड़प हुई, जो लड़ाई हुई, उसका छोटा सा एक झलक दिखाई गई थी। उसके बाद फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, मतलब फिर हमने फ्रेंच की सोसाइटी देखी 18th सेंचुरी से पहले की कि कैसी थी। तो और अब हम देखेंगे मेन जो हमारा रिवॉल्यूशन कैसे हुआ या कारण क्या था उसका, तो देखते हैं। Louis XVI called an assembly of state general to pass his proposal to increase taxes on 5 May 1789। देखिए अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि जो फ्रांस ने जो लड़ाई लड़ी थी अमेरिका की 13 कॉलोनी को आज़ाद करवाने के लिए ब्रिटेन से, तो उसमें उसका बहुत सारा जो पैसा खर्च हुआ था और वो कर्जे में आ गया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम टैक्स बढ़ा देंगे। तो अब यहाँ पर उसने लुई 16 ने क्या करा, जो अपने स्टेट जनरल थे, कुछ उसके जनरल्स थे,
उनको उसने बुलाया और उसने टैक्स इंक्रीज करने का एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव उनके सामने रखा कि हम टैक्स इंक्रीज करेंगे। कौन सी तारीख को? 5 मई 1789 को उन्होंने ये प्रस्ताव अपना रखा। अब देखिए, द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स each who were seated in row facing each other on two sides while the 600 member of the third state had to send it back। देखिए अब ये सब हुआ, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया हाँ हम ये करेंगे। तो उन्होंने क्या करा लुईस 16 ने कि फर्स्ट एंड सेकंड 3 स्टेट्स थे, कौन से? क्लर्की, नोबिलिटी एंड जो थर्ड स्टेट था। तो उन्होंने तीनों स्टेट्स को बुलाया। तो जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स थे उन्होंने अपने दोनों ने मिलाकर अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा और उन्हें प्रॉपर तरीके से उन्हें बैठने के लिए जगह दी गई, एक दूसरे के सामने, मतलब सामने अच्छी तरह उन्हें बैठने के लिए प्रॉपर सीट दी गई। और फिर जो थर्ड स्टेट था हमारा, जो कि जिस पे बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे, जिस पर टैक्स लगाया जाता था, उन्होंने अपने 600 मेंबर्स भेजे। अकेले उन्होंने 600 मेंबर्स भेजे क्योंकि उनकी आबादी 90% थी टोटल, ठीक है। तो उन्होंने 600 अपने मेंबर्स भेजे। जिनको सीट नहीं दी गई उन्हें वहाँ भी पार्शियलिटी दिखाई गई, उन्हें वहाँ भी थोड़ा नीचा दिखाया गया, उन्हें पीछे खड़े होने को कह दिया गया। The third state was represented by its more prosperous and educated members only, while peasants and artisans and women were denied entry to the assembly। देखिए अब जो थर्ड स्टेट थे उनके जो पढ़े लिखे लोग थे और जो थोड़े पैसे वाले लोग थे, उन्हीं को जिस 600 लोग जो उन्होंने भेजे थे वो ये पढ़े लिखे और थोड़े पैसे वाले थे थर्ड स्टेट में, उनको भेजा गया। और जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे और जो आर्टिसंस वर्कर वगैरह जो वीमेन थी, उन्हें वहाँ जाने नहीं दिया। उन्हें कहा कि आप भारी रहिए, हम 600 मेंबर पढ़े लिखे हैं जो अंदर जाएंगे और वहाँ बातचीत करेंगे, ठीक है। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट एंड सेम प्रैक्टिस टू बी कंटिन्यूड दिस टाइम। देखिए क्या था, 3 स्टेट्स थे, हमें मालूम है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो पहले क्या होता था, देखिए हर एक स्टेट के मिला के एक वोट होगा। अभी क्या होता है, हर एक आदमी के पास अपना खुद का वोट होता है। आपके पापा अलग वोट देते होंगे, आपकी मम्मी अलग, दादा दादी अलग अलग वोट दिए जाते होंगे। तो हर एक के वोट एक एक काउंट होता होगा। 4 लोगों ने दिया तो 4 वोट आपके घर से गए। तो पहले के समय में क्या होता था, चाहे 300 लोग वोट दें, चाहे 10,000 वोट अगर लोग वोट दें, अगर वो एक ही स्टेट के तो एक ही वोट उनका माना जाएगा। तो ये चीज़ गलत थी। ये थर्ड स्टेट वालों के साथ हमेशा ये दिक्कत हो जाती, क्योंकि देखिए टैक्स घटाने के लिए ये कहते थे और बढ़ाने के लिए ये दोनों कहते थे, ठीक है। तो इनका एक वोट, इनका 2 हो गया और इन अकेले का एक वोट काउंट होता था। तो ये हर बार ऐसे ही हार जाते थे। तो अब इन लोगों ने क्या कहा कि ऐसा नहीं होगा, अब हर एक आदमी का अपना खुद का एक वोट होगा, तभी हम उसमें आएंगे। ये यहाँ पर लिखा है 1 वोट एंड सेम प्रैक्टिस टू बी कंटिन्यूड दिस टाइम, बट मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड इंडिविजुअल वोटिंग राइट वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। मतलब उन्होंने कहा इंडिविजुअल वोटिंग राइट, मतलब हर एक आदमी का उनका खुद का एक ही वोट होगा। इस तरीके से उन्होंने कहा। तो इस सिस्टम को उन्होंने हटाने की कोशिश करी जो पहले के समय से चला आ रहा था। तो उन्होंने कहा थर्ड स्टेट वालों ने कि हम ये सिस्टम नहीं, हम हर एक आदमी का एक ही वोट चाहेंगे। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स। अब देखिए, आफ्टर रिजेक्शन ऑफ दिस प्रपोजल बाय द किंग, मेंबर्स ऑफ द स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। अभी देखा कि जो थर्ड स्टेट ने डिमांड रखी थी कि हर एक आदमी का एक ही वोट होगा, तो जब उन्होंने डिमांड करी तो किंग ने उसको इनकार कर दिया, हम ये सब नहीं करेंगे। तो थर्ड स्टेट वाले गुस्सा हो गए, बहुत ही एंग्री हो गए और जो असेंबली थी उससे बाहर निकल गए प्रोटेस्ट करने के लिए, मतलब उसके आगे खड़े होने के लिए, उससे लड़ने के लिए। मतलब ये जो निर्णय है वो होना ही चाहिए। On 20 June, the representative of the third state assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles, where they declared themselves a national assembly and vowed to draft a constitution for France that would limit the power of the monarch। अब देखिए ये सब हुआ। अब 20 जून को क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे 600 थे टोटल, जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे वो असेंबल हुए एक टेनिस कोर्ट के हॉल में। एक टेनिस कोर्ट था, बड़ा सा इंडोर टेनिस कोर्ट, उसके हॉल में वो लोग इकट्ठा हुए वर्सेल्स की, और उन्होंने खुद को ही ऐसा नेशनल असेंबली बना दिया। मतलब उन्होंने कहा कि थर्ड स्टेट वाले आए, एक दूसरे से मिले, उन्होंने कहा हम ही यहाँ की सरकार है, उन्हें अपने आप को नेशनल असेंबली बना लिया, उन्होंने अपने आप को ही सरकार बना लिया पूरी तरीके से। They declared themselves a national assembly and vowed to draft a constitution for France। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट बना ली और उन्होंने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया, और जो कि मोनार्क की पावर को लिमिट देगा। मतलब जो मोनार्क चल रही है, राजा महाराजा वाला सिस्टम चल रहा है, उसको को पाबंदी लगाएगा, उस पर काबू नियंत्रण कर पाए। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली वो जो नियम कायदे कानून है उसके अंदर देश को चलाता है, उसमें से कायदे कानून लिखे हुए हैं।
मिराबू एंड अ नोबल एंड एबेसीज अ प्रीस्ट लीड द थर्ड स्टेट। देखिए जो मिराबू था वो एक नोबल था, नोबिलिटी में आता था, और जो एबेसीज थे वो प्राइस्ट थे, मतलब पुजारी थे, जो क्लर्गी में आते थे, चर्च के पुजारी थे। देखिए ये नोबल था और ये क्लर्गी थे, फिर भी देखिए ये थर्ड स्टेट की हेल्प कर रहे थे। एक आदमी चाहे कितना ही बुरा हो, उसके अंदर थोड़ी सी अच्छाई ज़रूर होती है। तो ये दोनों थे, ये क्लर्गी थे और ये नोबल थे। तो इन्होंने जो थर्ड स्टेट को कमान संभाली, इन्होंने ही लीड करा। अब while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France was in trouble। जब तक ये लोग जो हैं 600 हमारे थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव, ये जब तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तब तक जो फ्रांस का बाकी की जनता है वो बहुत ही ट्रबल में आ गई, दिक्कतें आ गई थी। देखिए फ्रांस में जो था खाने पीने का सिस्टम इतना अच्छी तरह नहीं चल रहा था। हमने देखा जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, 25 मिलियन टू 25 और 23 मिलियन टू 28 मिलियन कितनी जल्दी बढ़ी थी। तो तब तक ये जो फ्रांस की बाकी की जनता थी वो ट्रबल में आ गई, जब तक ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। सेवर विंटर डिस्ट्रॉयड द फूड क्रॉप्स विच रिजल्टेड इन इंक्रीज द प्राइजेस। द बेकर्स आल्सो होर्डेड सप्लाईज ऑफ ब्रेड फॉर मेकिंग मोर ग्रेटर प्रॉफिट। अब देखिए विंटर आ गई, बहुत ही कड़ी ठंड पड़ती है दूसरे देशों में, अब हमें मालूम है। तो उन्होंने तब जो कड़ी ठंड पड़ी तो उससे जो फूड क्रॉप्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी तरह ख़त्म हो गई, जिससे क्या हुआ जो फूड ग्रेन्स थी उसकी प्राइस बढ़ी। जब किसी भी चीज़ की शॉर्टेज होती है, कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक होती है, तो उसकी प्राइसेस जनरली बढ़ जाती है। तो बेकर्स ने क्या किया, जो सप्लाई थी उनको रोक के रखा, किसके लिए, जो प्रॉफिट है उसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। मतलब उन्होंने जो चीज़ थी अपने अंदर ही रोक के रखी, अपनी जो गोडाउन से उनमें रोक के रखी, जिससे क्या हो प्राइस बढ़ जाए और वो लोग अच्छी तरह प्रॉफिट कमा सकें। आगे देखते हैं। अब देखिए जो हमारे जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने जो ब्रेड था उसको अपने पास ही स्टॉक करके रख लिया, हाई प्राइस बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जो हमारी जो विमेन थी वहाँ की फ्रांस की, उन्हें बहुत ज़्यादा लाइन में खड़ा रहना पड़ा, बहुत ज़्यादा देरी हुई, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इससे गुस्सा में आकर उन्होंने जो है पूरी जो शॉप थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा तोड़ फोड़ दिया और ब्रेड लेके वहाँ से चली गई। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस ऑन 14 जुलाई। द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टाइल। और उसी समय बिल्कुल जो किंग था हमारे किंग लुइस 16, उन्होंने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया कि आप जाइए पेरिस में, और जो जनता थी उनको ये बात की भनक लग गई। और 14 जुलाई, यही वो डेट थी 14 जुलाई 1789 जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो जो एजिटेटेड क्राउड, जो परेशान क्राउड थी, उन्होंने जो बेस्टाइल थी, जो हमारी फोर्ट्रेस प्रिजन थी, जो जेल थी, उसको पूरा तोड़ फोड़ के रख दिया पूरा। ये आपको थोड़ा उसी से रिलेटेड लग रहा होगा, जो हमने फर्स्ट में 3 पैराग्राफ पढ़े थे, ये उसी से रिलेटेड है। बेसिकली उन 3 पैराग्राफ में हमें थोड़ी झलक दिखाई गई थी रेवोल्यूशन की, यहाँ हम पूरा पढ़ेंगे उसे। तो उन्होंने जो बेस्टाइल है वो तोड़ दिया, और क्या हुआ था वहाँ पर जो 7 प्रिजनर्स थे उन्हें रिलीज कर दिया गया था, और जो वहाँ का कमांडर था बेस्टाइल का उसको मार दिया गया था या वो मर गया था उस झड़प में। In the countryside, rumors spread from village to village that the lord of the manor were on their way to destroy the ripe crop through their hired gangs। और कंट्री साइड मतलब कंट्री के बाकी हिस्सों में ये अफवाह फैल गई कि गांव से गांव तक ये अफवाह फैल गई कि जो लॉर्ड है, मतलब जो जमींदार बेसिकली होता है, जमींदार, वो अपने पलटन के साथ आ गया है। जो कच्ची अभी उनकी जो फसल है वो कच्ची है, वो पूरी पकी नहीं, उसे डिस्ट्रॉय करने में अपनी पूरी गैंग के साथ। तो इसी डर की वजह से जो वहाँ के पीजेंट्स थे, कुछ डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट, उन्होंने जो नोबल के कासल थे, मतलब जो नोबल लोगों के घर थे, उनको पूरी तरह लूट लिया। ग्रेन्स, जो वहाँ के खाने पीने की चीज़ें थी, वो पूरी तरह लूट ली। और जो डॉक्यूमेंट्स थे, मतलब जिन्होंने उन्हें कर्ज ले रखा था, मतलब जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो पीजेंट्स थे, जमींदार उन्हें कर्ज देते थे, वो बेचारे कर्ज में रहते थे। तो जो उसका रिकॉर्ड था, जिस फाइल में वो कर्ज लिखा जाता था, आप किसी भी दुकान पे जाते होंगे, बेसिकली एक एग्जांपल लीजिए, कोई भी आदमी किसी दुकान पे आता है तो उधार करके आता है, तो जो शॉपकीपर है वो उसको नोट डाउन कर लेता है। इसी तरीके से जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, मतलब जो लॉर्ड थे, उन्होंने वो कर्ज को नोट कर लिया था। तो लोगों ने उसकी डायरी को भी पूरी तरह जला दिया, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, इस तरीके से उन्होंने पूरा कर दिया, जला ही दिया। तो जब उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो हमसे वसूल क्या करेंगे वो। लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लीड फ्रॉम देयर होम्स एंड मैनी माइग्रेटेड टू नेबर्स कंट्री। और ये सब दंगे फसाद की वजह से जो नोबल्स के घर तोड़ दिए, वो डर के मारे जो नोबल्स थे वो दूसरी कंट्री चले गए या तो कहीं और शिफ्ट हो गए। लुइस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली लुइस 16 ने ये सब दंगे फसाद के बाद जेल टूट गई, उनके घरों में हमला हो गया, कितनी सारी हत्याएं हो गई,
तो इसी के डर की वजह से जो लुईस 16 था, जो उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया, जो थर्ड स्टेट ने बनाई थी नेशनल असेंबली, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था थर्ड स्टेट ने, वो भी लुईस 16 ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम आपकी बातों पर चलेंगे। आगे देखते हैं। अब ऑन 4 अगस्त 1789 फ्रांस पास द लॉ फॉर एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम फॉर ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। अब 14 अगस्त 1789 को जो फ्रांस है या फ्रांस की गवर्नमेंट है, उसने जो फ्यूडल सिस्टम है, मतलब ये जो स्टेट वाला सिस्टम है, मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, क्लर्की नोबिलिटी, इस सिस्टम को जो है ना अबॉलिश मतलब बंद कर दिया, और जो टैक्सेस थे वो सब उन्होंने बंद कर दिए थर्ड स्टेट की वजह से। थर्ड स्टेट के अंदर जो टैक्स आते थे, जो वो लोग पे करते थे उसे। द मेंबर ऑफ क्लर्की वर ऑल्सो फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। और जो क्लर्की थे, नोबिलिटी को तो इन्होंने घर तोड़ दिए, उन लोगों को दूसरे देश भागना पड़ा, ठीक है। अब क्लर्की को भी ये लोग फोर्स कर रहे थे, जो क्लर्की थे, जो फर्स्ट स्टेट था, उनको भी ये लोग फोर्स कर रहे थे कि आप लोग अपने जो ऐसो आराम है, जो गलत ऐसो आराम है, उसे बंद कर दीजिए आप। और टीथेस वर अबॉलिश्ड एंड लैंड ऑन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्टिकेटेड। जो टीथेस है, जो टैक्स लगता था, जो चर्च टैक्स लेता था, पीजेंट्स थे, पीजेंट्स लोगों से जो चर्च टैक्स लेता था उसको टीथेस कहते थे, उसको अबॉलिश कर दिया गया। और जो बेकार लैंड था, मतलब जो चर्च के किसी काम का नहीं था, फिर भी चर्च ने उसे कब्जे में कर रखा था, जो किसानों की जमीन थी उसको भी चर्च ने कब्जे में कर रखा था, उसको भी उन लोगों ने छुड़ा दिया। तो हमने देखा अभी कि जो हमारा थर्ड स्टेट था, वो गुस्से में आकर उसने पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया। पहले विमेन ने, जो शॉपकीपर्स हैं, उन्हें तोड़ दिया, और क्या हुआ कि गुस्से में आकर उन्होंने बेस्टाइल को तोड़ दिया, पूरा जो जेल वगैरह वो पूरी तोड़ दी, और जो नोबल्स के घर थे वो तोड़ दिया। नोबल्स को दूसरी स्टेट भागना पड़ा, दूसरे देश भागना पड़ा। और जो लुईस 16 था, उसने जो थर्ड स्टेट की नेशनल असेंबली उसको मान लिया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था उसको भी उसने मान लिया। फिर ये सब जो फ्यूडल सिस्टम है उसको बंद कर दिया गया, और जो क्लर्की थे उनको भी उनके प्रिविलेज से छुड़वा दिए गए, और जो बाकी का टैक्स वगैरह था वो सब भी पूरी तरह बंद करवा दिया। तो उन्होंने अपनी बात मनवा ली। और आगे देखते हैं अब। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए, फ्रांस में मोनार्की तो पहले से ही थी, मगर अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जुड़ गया। जो मोनार्की थी उस पर थोड़ी पाबंदियां लग गई, थोड़े नियम कायदे कानून लग गए उसकी पावर्स पे, कि अपनी मनमर्जी वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर ही इस्तेमाल कर पाएगी। देखते हैं। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 विच मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। देखिए, जो नेशनल असेंबली थी उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले ही बना लिया था उन्होंने थोड़ा सा, मगर जो उसका बाकी का जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा था, जो ड्राफ्ट करना था उन्हें, वो उन्होंने 1791 में पूरी तरह कंप्लीट कर लिया। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो मोनार्की की पावर्स थी उसको कंट्रोल में लाना, हमने अभी पढ़ा था। The powers were now separated and assigned to different institutions, the legislature, executive and judiciary, which made France a constitutional monarchy। अब जो पावर्स थी वो ऐसे अलग अलग तरीके से सेपरेट कर देंगे। पहले तो पावर केवल एक राजा पे थी कि हाँ राजा जो करेगा वही होगा, मगर अब उसको डिवाइड कर दिया गया अलग अलग डिपार्टमेंट पे, अलग अलग लोगों पे, जो कि थे लेजिस्लेचर, जैसे हमारे यहाँ होते हैं, मैंने बताया था विधानसभा जो लोकसभा होती है, वैसे जुडिशरी जो जज वगैरह होते हैं, एग्जीक्यूटिव वगैरह सब होते हैं। विच मेड फ्रांस द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। मोनार्की पहले से, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिए, कायदे कानून और जोड़ दिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव द पावर ऑफ मेकिंग लॉज इन द हैंड ऑफ नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो 1791 का, वो जो हमारे जो कॉमन सिटीजन्स थे, नेशनल असेंबली के जो सिटीजन थे, उनको पावर देता था कि वो लॉज बना सकते हैं, वो अपने मर्जी से जो कायदे कानून बना सकते हैं। जो नेशनल असेंबली थी, जो थर्ड स्टेट की जो थी, वो ही अब कायदे कानून बना सकती है बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसको इनडायरेक्टली लोग इलेक्ट करते थे, इनडायरेक्टली चुनते थे। ठीक है, किसको? नेशनल असेंबली के लोगों को लोग इनडायरेक्टली चुनते थे। द नेशनल असेंबली वॉज इलेक्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स विच वर चूजन बाई द एक्टिव सिटीजन। अब जो नेशनल असेंबली को कौन इलेक्ट करता था? ठीक है, जो इनडायरेक्टली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई नेशनल सिटीजन। देखिए, नेशनल असेंबली को इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्ट करना पड़ता था, तो वो कौन करता था? इलेक्टर्स करते थे, जो कि, और इलेक्टर्स को कौन करता था? एक्टिव सिटीजन। मतलब अब पूरी तरीके से क्या हो गया था, जो फ्रांस था वो उनकी जो पावर थी वो उनके कॉमन सिटीजन्स पे आ गई थी। जैसे हमारे पास है 1 वोट हैव 1 वैल्यू, ऐसी तरीके से जो फ्रांस में ऐसा ही सिस्टम आ गया था। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। अब active citizens comprises of only men above 25 years of age who pay taxes equal to at least 3 days of labor wages। अब देखिए,
जो एक्टिव सिटीजन है वोट देने का अधिकार था जो लोग 25 साल की एज से ज़्यादा थे। और एक और कंडीशन रखी गई थी कि हु पेड टैक्स इज इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबर वीक। मतलब एक लेबर मान लीजिए कोई मजदूर है जिसकी एक दिन की तनख्वाह है 100 रुपये मान लीजिए, और उसकी 3 दिन की तनख्वाह पर कितनी होगी 300 रुपये। तो अगर कोई 25 साल से ऊपर का आदमी अगर 300 रुपये की अगर टैक्स पे करेगा तभी उसे जो है वोटिंग का अधिकार मिलेगा। समझ गया? एक दिन की मान लीजिए 100 है तो 3 दिन की 300 हो गई। तो अगर कोई आदमी अगर 3 दिन के बराबर टैक्स पे करेगा, पेड टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट 3 days, 3 दिन के बराबर टैक्स पे करेगा तभी जो उसे जो वोटिंग राइट है मिलेगा। और द रिमेनिंग मेन एंड वीमेन वर क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजन्स हु हैड नो वोटिंग राइट। जो बाकी के जो मेन एंड वीमेन बचे उनको पैसिव सिटीजन्स के कैटेगरी में रखा जाएगा जिन्हें कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। अब इसी तरह हमने देखा बहुत अच्छी तरीके से। अब आगे देख लेते हैं क्या है हमारा। अब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम, देखिए अभी हमने देखा कि जो फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है। मोनार्की पहले से ही था मगर अब उसमें मोनार्की पे कुछ पाबंदियाँ, उसकी पावर पे लिमिट लगा दी गई। और अभी हमने क्या देखा कि जो वोटिंग राइट्स था वो मेंस को दिया जा रहा था। कब तक का? जो 25 ईयर्स से ऊपर के मेन थे और जिन्होंने जो किसी भी लेबर की 3 month की जो वेज होती है उतना टैक्स पे किया हुआ, उन्हीं को जो है वोटिंग राइट मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा था उस समय का। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या उन्हें राइट्स मिले वो देख लेते हैं। राइट्स सच एज द राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ वर गिवन टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। अब राइट्स दिए गए, हमारे इंडिया में भी राइट्स हैं, मतलब राइट टू लाइफ, जीने का उन्हें राइट दिया गया, सभी को होना चाहिए बेसिकली। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब वो खुल के अपनी बात कह सकते थे, हमारे इंडिया में भी ये खुलकर हम अपनी बात कर सकते हैं। जिसको भी सरकार के नियमों से परेशानी है वो अपना जो धरना वगैरह रखते हैं वो लोग वो रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मतलब अपनी राय दे सकते हैं सरकार को। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब जो कानून है वो सभी के लिए एक है, चाहे वो राजा हो चाहे वो एक कॉमन सिटीजन हो। ये सब राइट्स दिए गए ईच ह्यूमन बीइंग को बर्थ से। अभी देखिए हमने देखा था कि जो क्लर्की और जो नोबिलिटी है उन्हीं को ही जो प्रिविलेजेस थे, जितने भी फ़ायदे थे वो उन्हीं को दिए जा रहे थे बाय बर्थ। मगर अब हर एक ह्यूमन बीइंग को वहाँ पे जितने भी थे, चाहे वो 3rd स्टेट का हो चाहे 1st स्टेट का हो, हर एक को वो राइट्स मिल रहे थे और उनको छीना नहीं जा सकता था किसी के द्वारा भी, मतलब उन्हें हटाया नहीं जा सकता था इन सब राइट्स को। अब ये बाय बर्थ थे। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट्स। अब ये ड्यूटी, अब ये जो राइट जो लोग छीन सकते थे, मतलब अब ये जो है डिपार्टमेंट की ड्यूटी थी कि इन राइट्स को कोई हटाया नहीं सकता है। अगर कोई भी इन राइट्स को ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो उस पर गवर्नमेंट वहाँ की एक्शन लेगी, ये गवर्नमेंट की वहाँ की ड्यूटी थी। अब हम देखते हैं कुछ हमारे जो पॉलिटिकल सिंबल्स थे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। अब वेरियस सिंबल्स देख लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए होंगे कुछ सिंबल्स जो हैं जो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमारे इंडिया में भी नेशनल फ्लैग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको दर्शाती है, देश की एकता उसको दर्शाती है। कुछ उसी तरीके से जो फ्रेंच में है वो भी देख लेते हैं। पहला है द ब्रोकन चेन। आपको टेक्स्ट बुक में इमेज होगी या मैं आपको यहाँ पर इमेज दिखा दूंगा अभी कि एक ब्रोकन चेन है वो क्या दर्शाती है। स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, मतलब फ्रीडम को दर्शाती है बेसिकली, वो आज़ादी को या फ्री रहने वाली जो फीलिंग होती है उसे दर्शाती है। गुलामी उसे ख़त्म करने का कुछ ऐसा सिंबल वो दर्शाती है। द बंडल ऑफ रॉड और फेसेस सो स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, मतलब ऐसा एकता में ही बल है। मतलब आप एक एग्जांपल लीजिए, जनरली अपने घरों में जो झाड़ू होती है, जैसा आपने देखी नारियल वाली झाड़ू है, सीख वाली झाड़ू होती है, उसकी अगर आप एक सीख लेंगे उसको तो आप बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं। मगर आप उसका बहुत सारी अगर सीखें लेंगे इकट्ठी या पूरी झाड़ू को अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल में तोड़ेगी, क्योंकि वो सारी सीखें एक साथ हैं, एकता में हैं। तो एकता में ही बल है, मतलब अगर हम यूनिटी से खड़े हो जाएँ तो हमारी जो स्ट्रेंथ है मजबूत हो जाती है। ये ऐसा दर्शाता है ह्यूमन बींग्स में। द आइज विद द ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट्स, ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, मतलब ऐसा एक आपको ट्रायंगल दिया होगा उसमें आई बनी होगी कुछ इस तरीके से, वो नॉलेज को दर्शाती है, मतलब नॉलेज या ज्ञान वगैरह जो भी होता है उसे दर्शाती है। स्केप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर, पावर को दर्शाती है। स्केप्टर आपको या जो दूरबीन होती है उस टाइप का कुछ दिख रहा होगा उसे स्केप्टर बोलते हैं, वो रॉयल पावर को दर्शाती है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, मतलब एक स्नेक है, एक कोई सांप है, वो अपनी पूंछ को खाने की कोशिश कर रहा है
तो बेसिकली देखिए स्नेक ऐसे घूमता रहेगा, वो अपनी पूंछ तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, तो एक रिंग टाइप बन रही है जो कि कभी खत्म नहीं होगी। मतलब सांप जो है अपनी पूंछ को कभी पकड़ नहीं पाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो वही दर्शाता है ये सिंबल ऑफ एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब आप समझिए अनंतता, मतलब जो कभी खत्म नहीं हो, वो मतलब होता है एटर्निटी का। तो ये रिंग बना लेता है जो कि कभी खत्म नहीं होती है। रेग फ्रेगन कैप, मतलब एक ये कैप होती है रेड कलर की, देख आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। वॉर्न बाई अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, मतलब जो स्लेव होते हैं, नौकर या नौकर नहीं कहेंगे हमसे, जो गुलाम होते थे पहले, वो जब वो फ्री हो जाते हैं तब वो ऐसी कैप पहनते हैं, उसे वो दर्शाती है। ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, देखिए ब्लू वाइट रेड यही फ्रांस का जो ट्राई कलर है, ये तीन जो कलर हैं यही फ्रांस का नेशनल फ्लैग है। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, ये जो है ब्लू वाइट रेड यही फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं और यही फ्रांस का जो नेशनल फ्लैग है उसके भी कलर्स हैं। द विंग्ड विमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, मतलब ये लॉ को दर्शाती है, या लॉ का जन्म है, या आप ऐसे समझिए कि ये लॉ की जो विमेन है ये महिलाएं, लॉ की मतलब नियम कायदे कानून की महिलाएं, ये उनको दर्शाती है। द लॉ टैबलेट, टैबलेट मतलब कैसा मोबाइल वाला टैबलेट नहीं, ऐसा ये कोई पत्थर का जो ऐसा पेज टाइप मान लीजिए पत्थर का जिस पर कुछ लिखा होता है। द लॉ इन द सेम फॉर द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, मतलब ये इक्वलिटी बिफोर, मतलब जो लॉ है वो सभी के लिए सेम है, कोई राजा है तो उसके लिए अलग होगा या कोई कॉमन पीपल उसके लिए अलग होगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ को दिखाता है, मतलब जो नियम है वो सबके लिए एक ही है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, मतलब अब फ्रांस ने मोनार्की जो राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता था उसे पूरा बिल्कुल ख़त्म कर दिया और रिपब्लिक बना ली, मतलब हमारे इंडिया की तरह डेमोक्रेसी बना ली, मतलब वहाँ पर वोट डालेंगे तभी वहाँ का जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है वो चूज होगा। तो देखते हैं वहाँ पर क्या हुआ। लुईस 16 had signified the constitution but he entered into a secret negotiation with the king of Prussia, मतलब हमने भी देखा जो लुईस 16 था उसने जो थर्ड स्टेट की बनाई हुई नेशनल असेंबली और उनका कॉन्स्टिट्यूशन वो बिल्कुल पूरी तरह साइन कर दिया था कि हाँ हम आपकी बात मानते हैं, मगर वहीं पे पीछे वो सीक्रेट को चालें चलने लगा जो प्रूशिया के किंग है। प्रूशिया मतलब आज के समय का जो जर्मनी है, प्रूशिया आप याद रखिएगा, आज के समय का जो जर्मनी है उसे हम प्रूशिया बोलते हैं। तो जो प्रूशिया के किंग थे उनके साथ उसने जो सीक्रेट बातें थी वो करना शुरू कर दी, मतलब इन लोगों को मारने की, हटाने की, उनसे मिलने की, मतलब प्रूशिया के जो किंग थे उनसे मिलने की और इन लोगों को हटाने की चाल चलने लगा वो पीछे। रूलर ऑफ द नेबरिंग कंट्री टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप टू स्टॉप द रिवॉल्यूशनरी इवेंट टेकिंग प्लेस, मतलब अब देखिए जो फ्रांस के आसपास की जो कंट्रीज थी वो टेंशन में आ गई। उन्होंने देखा कि जो फ्रांस की जो कॉमन पीपल है, कॉमन जनता है, उन्होंने फ्रांस में ये जो राजा महाराजा वाला सिस्टम है वो पूरी तरह हटा दिया और वहाँ पे डेमोक्रेसी ले आए। तो जो वहाँ के दूसरे जो नेबरिंग कंट्री थी, आसपास के देश थे फ्रांस के, उनके जो राजा थे उनको लगने लगा कि हमारे देश में भी ऐसा हो गया तो हमारा क्या होगा। ठीक है, वो लोग मतलब वो डर गए कि हम नहीं हट जाएं कहीं राजा महाराजा वाले सिस्टम से तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए वो टेंशन में आ गए और उन्होंने प्लान बना लिया कि हम अपनी सेना भेज देंगे जो फ्रांस में और वहाँ के रिवॉल्यूशनरी को मरवा देंगे या वहाँ से ये हटवा देंगे। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशियन ऑस्ट्रिया, मतलब अब इस बात की जो भनक है, जो नेबरिंग कंट्रीज की बातों की जो भनक है वो पहले से ही फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उनको लग गई और उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बैठक बुलाई। कब? अप्रैल 1972 को। और उन्होंने जो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, ये दो कंट्री हैं, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया की रानी थी लुईस 16 की रानी थी मैरी एंटोनिटी, ऑस्ट्रिया की थी। तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ इन लोगों ने वॉर कर दी, मतलब वॉर का ऐलान कर दिया, लड़ाई का ऐलान कर दिया, जंग का, कि हम इन लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। 1000 of volunteer joined the army from the provinces to join the army, मतलब अब जो वॉलंटियर्स थे, मतलब वहाँ फ्रांस के जो बड़े बड़े वॉलंटियर्स थे उन्होंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया इन लोगों से लड़ने के लिए। आगे देखते हैं। अब पीपल सॉ दिस वॉर एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर द यूरोप, मतलब ये जो लड़ाई डिक्लेयर कर दी थी नेशनल असेंबली ने, फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी उसने जो लड़ाई डिक्लेयर कर दी थी
प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। तो लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने क्या समझा कि ये पूरे यूरोप की लड़ाई है, कि पूरे यूरोप में ऐसा रिवॉल्यूशन शुरू हो गया कि हम किंग को और जो एरिस्टोक्रेसी, मतलब जो अमीर लोग हैं या समझिए नोबिलिटी एंड क्लर्गी, वही ये टर्म है एरिस्टोक्रेसी, तो उन लोगों को पूरे यूरोप से हटाने की जो तैयारी है ये या जो वॉर है वो हो गई है। द पेट्रियोटिक सॉन्ग मार्शली composed by the poet Roget de Isle was sung for the first time by volunteer from Marseilles as they marched into the Paris, which is new as the national anthem of France। मतलब ये जो पेट्रियोटिक सॉन्ग था, मतलब जो देशभक्ति वाला जो गाना था, पहले एक गाना ही लिखा गया था जिसका नाम था मार्शलीज, उसको कंपोज किया गया था पोएट ने जिनका नाम था रॉगेट डी इजले। उन्होंने इसको गाया था उन्होंने ये कंपोज किया था, मतलब उन्होंने ये जो है लिखा था और इसको गाया गया था वॉलंटियर्स के द्वारा, जो फ्रांस के वॉलंटियर्स थे उनके द्वारा। अब ये जो इन्होंने गाया ये देशभक्ति का सॉन्ग था, तो अब इसी को ही जो मार्शलीज है इसको ही फ्रांस का नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया गया है। बेसिकली इसका पूरा नाम है ला मार्शलीज, जो कि फ्रांस का अब नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है। द रिवॉल्यूशनरी वॉज ब्राउट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू द पीपल। मतलब अब रिवॉल्यूशनरीज ने जो ये सब करा, उससे जो कॉमन पीपल था, जो कॉमन जनता थी, उनको जो बहुत सारा इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो गई और बहुत सारा उन्हें लॉस हुआ, बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था फ्रांस का 1791 में, वो केवल पॉलिटिकल राइट, जो राजनीतिक राइट्स थे, वो केवल अमीर सेक्शन को देता था, जो सोसाइटी के जो अमीर लोग थे उन्हीं को वो देता था, ऐसा उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था। Political clubs were established by the people who wish to discuss government policy and their plan on their form of action। मतलब अब कुछ ऐसे फ्रांस में पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए, मतलब कुछ लोगों का एक ग्रुप सा बनाया गया जो कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनको डिस्कस कर सके। मतलब हमारे इंडिया में भी आप देखिए 3-4 बड़े या 3-4 लोग बैठे जाते हैं और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनकी कमियां खामियां या उनकी अच्छी बातें वो निकाल के बातचीत करते हैं उस पर। तो उस प्रकार के कुछ क्लब्स बनाए गए, जिनमें से सबसे सक्सेसफुल क्लब का नाम था जैकोबिन्स क्लब। याद रखिएगा ये नाम इम्पोर्टेंट है, जैकोबिन्स क्लब। ये जो सबसे फेमस क्लब था उस समय का फ्रांस में ये था। द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब्स बिलोंग टू मेनली लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब जो जैकोबिन्स क्लब के मेंबर थे वो मतलब ज़्यादा अमीर नहीं थे, थोड़े जो मध्यम वर्गीय या थोड़े कम वर्गीय फैमिली जो होती हैं उनसे बिलोंग करते थे, जो कि थे स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस और जो कुछ सर्वेंट्स थे और जो वर्कर्स थे, उन मतलब ऐसी कुछ लोगों का जो ग्रुप था उसमें जैकोबिन्स क्लब के लोग थे। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मतलब अब इस ग्रुप के जो लीडर थे उनका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये नाम भी याद रखिएगा, एक ये नाम, और जो हमने कुछ बुक्स पढ़ी थी अभी उनके जो राइटर्स के नाम थे और उनके बुक्स के नाम वो भी आप याद रखिएगा। जैकोबिन्स start wearing long stripped trouser and came to be known as sans culottes, literally meaning those without knee breeches। मतलब जो जैकोबिन्स क्लब थे उन्होंने अपनी खुद की एक ड्रेस निकाल ली, एक प्रोफेशनल यूनिफॉर्म निकाल ली, जो कि थे लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर। मतलब जो ट्राउजर्स थे वो थोड़े लॉन्ग और उसमें जो धारियाँ बनी होती थी, स्ट्रिप्ड बनी होती थी, और ऐसे वो कपड़े पहनने लगे और जिनका नाम पड़ा सैंस कुलोट्स। आगे देखते हैं। अब in the summer 1792 the Jacobins club planned a revolt of a large number of people of Paris who were angered by the short supplies and high price of food। मतलब अब जो जैकोबिन्स क्लब थे जो जैकोबिन्स क्लब के लोग थे उन्होंने 1792 की समर्स में एक रिवॉल्ट प्लान कर लिया, मतलब एक विद्रोह प्लान कर लिया, एक लड़ाई प्लान कर ली। किसके अगेंस्ट? हाई प्राइसेस एंड शॉर्ट सप्लाईज ऑफ फूड। मतलब फूड की कमी हो गई थी और प्राइस बढ़ा ली थी, जिससे वो वहाँ के जो पीपल थे वो बहुत ही एंगर्ड हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। तो जैकोबिन्स क्लब ने इसके प्रति विद्रोह करना शुरू कर दिया। ऑन अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पेरिस ऑफ द ट्यूलरीज, मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड एंड हैड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। मतलब अब 10 अगस्त को जो जैकोबिन्स क्लब थे उन्होंने जो ट्यूलरीज का पैलेस था, जो महल था ट्यूलरीज का, उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और जो किंग के गार्ड्स थे उनको बंदी बना लिया, या कुछ गार्ड्स को मार भी दिया, और किंग को कुछ समय के लिए उन्होंने बंदी बना लिया, एक कैदी के रूप में उन्होंने बना लिया कुछ घंटों के लिए। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, इलेक्शन वर हेल्ड। मतलब
अब जो वहाँ की नेशनल असेंबली थी, उन्होंने जो वहाँ का रॉयल परिवार था, मतलब जो बोर्बन फैमिली थी जिसका लुइस 16 था, उनकी जो रॉयल फैमिली थी उनको जेल में डाल दिया, उनको इम्प्रिजमेंट दे दिया। और वहाँ पे इलेक्शन, जैसे हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं वैसे ही, मतलब इस तरह के तो नहीं, मतलब वहाँ पे इलेक्शन हुए, चुनाव हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। मतलब अभी तक क्या था, जो 25 साल के थे उनको भी वोटिंग का राइट था, और वो कितना 3 मंथ की जो किसी वर्कर की वेज है तो उसको पे करेंगे उतना टैक्स, तभी उनको वोटिंग राइट मिलेगा। मगर अब जो 21 साल के जो लोग थे और उसके अबव जितने भी थे उनको वोटिंग राइट दे दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब जो न्यू असेंबली बनी वहाँ की, पहले तो नेशनल असेंबली थी, मगर अब जो न्यू असेंबली बनी उसको नाम दे दिया गया द कन्वेंशन। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। मतलब अब 21 सितंबर 1792 को जो फ्रांस की जो कॉमन जनता है उन्होंने मोनार्की को बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म कर दिया। बिल्कुल वहाँ से अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी, अब उन्होंने मोनार्की को पूरी तरह फिनिश कर दिया, पूरी बिल्कुल बर्खास्त कर दिया, और वहाँ पर रिपब्लिक आ गई, मतलब जो डेमोक्रेसी है वो आ गई वहाँ पर। लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। मतलब लुइस 16 को कोर्ट के द्वारा मौत की सजा सुना दी गई। राजद्रोह जो होता है वो ऐसा उन पर क्लेम लगा दिया गया कि आपने राजद्रोह करा है और आपको मौत की सजा सुना दी गई, तो उन्हें मार दिया गया। और वही सलूक उनकी रानी मैरी एंटोनेटी के साथ भी किया गया। तो इसी के साथ उन्होंने मोनार्की बिल्कुल ख़त्म कर दी। जो फ्रांस की जो जनता थी वो अपनी जिद पर अड़ी रही, उन्होंने पूरा अच्छा काम करा और उन्होंने मोनार्की को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। अब वो वहाँ पे एकदम हैप्पी ज़िंदगी